हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए हिंदी की क्लास है। चूँकि वीडियो का टाइम थोड़ा सा लेट हुआ है, कोई बात नहीं, चलता है, इतना आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के साथ साथ एक ध्यान देने वाली बात है कि अब आपकी जो गहन अध्ययन वाली जीएस की क्लास आ रही थी वो सिर्फ एक क्लास आएगी वीक में, ठीक है। यानी एक क्लास आपकी डीप स्टडी जीएस की आएगी, 2 या 3 क्लास आपकी वनडे एग्जाम बेस्ड आएगी, जो कि इंडियन हिस्ट्री से मैं शुरू करूंगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता देना कि आपको डीप पढ़ना है या आपके जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है या एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ना है, वो मुझे कमेंट कर देना। क्योंकि इसमें फिर मेरे लिए खुद भी कंफ्यूजन हो जा रहा कि मैं किस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाऊं। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर डीप पढ़ाइए, कई कहते हैं सर वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाइए। तो आप बता देना, जैसा भी आप लोग कमेंट करेंगे, जो भी अधिकांश छात्र चाहेंगे, मैं उसी हिसाब से आपकी जीएस की क्लास को लेके चलूंगा, ठीक है। साथ ही साथ हिंदी की अब थोड़ा सा नंबर ऑफ क्लासेस में बढ़ा दूंगा, क्योंकि जो अब मतलब इलेक्शन भी हो चुका है, तो आपकी पटवारी लेखपाल का जो एग्जाम है संभवतः मई के आसपास, मई जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 3 साढ़े 3 महीने का समय हम लोगों के पास है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी हिंदी के फैक्ट आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं, चाहे जीएस के हों, उत्तराखंड के, वो हम कवर कर पाएँ और हमारा जो सिलेक्शन है, हम लोगों का जो चयन है वो हो सके। क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है, हम लोगों का चयन हो। साथ ही साथ अब इस बात को लेके भी ध्यान दिया जाएगा कि हर एक लाइन जो मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, हर वो लाइन जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आने वाले फैक्ट, यानी उससे क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, ठीक है। हिंदी के क्लास में जो आज की क्लास है, क्योंकि वो टॉपिक आपका बेसिकली सिलेबस में दिया हुआ है क्रिया यानी वर्ब, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आपको क्रिया पढ़ाऊं, क्रिया पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़ना होगा। वर्ब यानी क्रिया पढ़ने से पहले आपको धातु पढ़ना होगा, ठीक है। धातु क्या होता है, धातु के कौन से प्रकार हैं, और हर एक चीज से मैं आपको ये बताऊंगा कि ये होती क्या है। देखिए, सबसे पहले बच्चों क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जिस चीज से आपको ये पता चलता है, यानी जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने या उसकी स्थिति का बोध होता है। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिससे आपको ये पता चल जाए, यानी आपको पूरी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, पूरा लिखना आप लोग, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने या स्थिति का बोध होता है, क्या सिचुएशन है, ठीक है, या स्थिति का बोध होता है, का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। पूरा लिखना है, ठीक है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, उस कार्य को करने या स्थिति का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। क्रिया, चलो वो तो डेफिनेशन है, क्रिया तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्रिया कौन सी होती है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो तो बात की बात है। इससे पहले कि मैं क्रिया पढ़ाऊं, आपको धातु समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, किसी कार्य के होने, करने या स्थिति का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। क्रिया के अंदर जैसे कोई एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ठीक है, जैसे मैंने लिखा मोहन गाता है, मोहन गाता है, यानी क्या करने का बोध हो रहा है, उसके गाने का। तो गाना क्या हो गया, यानी गाता है, मतलब गाने का क्या हो रहा है, बोध होता है, यानी मोहन गाता है, यानी सिंगिंग करता है। तो ये एक प्रकार की क्या होगी, क्रिया होगी, ठीक है। राम पढ़ता है, आप सब जानते हैं, राम पढ़ता है, यानी पढ़ने का यहाँ पर क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, यानी क्या करने की, स्टडी करने का, यानी अपने आप में ये क्या है, किसी न किसी चीज का बोध हो रहा है। इसके अलावा आप लोग एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, नदी बहती है, नदी बहती है, ये क्या हो रहा है, नदी के बहने का यहाँ पर क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, गर्मी हो रही है, ठीक है, या ठंड हो रही है, जो भी लिखते हो आप लोग, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। ये क्या है, किसी न किसी कार्य के होने, करने या स्थिति का बोध, ठीक है। ये एक सिचुएशन है जहां आपको ये पता चल रहा है कि हाँ ये हो रहा है, ये चल रहा है, इस टाइप का। तो आपका क्या कहलाओगे, वो सब चीजें क्या कहलाते हैं, जिन शब्दों से या किसी कार्य के होने, करने या स्थिति का बोध होता है, क्रिया यानी वर्ब कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से आप देखना, इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इधर वालों में और इधर वाले में। यहां मैंने क्या लिखा है, देखिए, मोहन गाता है, राम पढ़ता है, यानी अपने आप पर ये पहला वाला जो सेंटेंस है जो मैंने इधर लिखा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका प्रयत्न लग रहा है, यानी एक कहीं ना कहीं एक प्रकार का एफर्ट लग रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं एफर्ट दे रहे हैं, कोई ना कोई प्रयत्न कर रहे हैं, अपने मन से नहीं हो रहा है, नेचुरली नहीं हो रहा, बल्कि एफर्ट लग रहा है। तो ये दो सेंटेंस जो है यहाँ पर प्रयत्न पूर्वक यहाँ पे चीजें हो रही हैं, यानी अपने आप में प्रयत्न पूर्वक यहाँ पर क्या हो रही है, क्रियाएं। तो लिखो, इधर लिख देना प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, ठीक है।
यानी अपने आप में प्रयत्न यहाँ पर लग रहा है आपका, यानी अपने आप में प्रयत्न पूर्वक, प्रत्यय लिख दिया मैंने, प्रयत्न लिख देना, ठीक है, प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक इधर। और इधर वाले में क्या लग रहा है आपका, जो नदी बहती है, गर्मी हो रही है, ये नेचुरली हो रहा है, यानी अनायास ही हो रहा है, ठीक है, यानी अपने आप में नेचुरल ही हो रहा है, अनायास प्रक्रिया है, ये क्या है, अनायास, यानी नेचुरल हो रहा है। यानी क्रिया कहीं ना कहीं नेचुरल भी हो सकती है और कहीं ना कहीं कोई एफर्ट लगा के हो सकती है, यानी प्रयत्न पूर्वक हो सकती है, ठीक है। ये वाली हो रही है प्रयत्न पूर्वक और दूसरी वाली हो रही है अनायास। तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि क्रिया क्या, मतलब कितने भेद होते हैं, क्या है, वो सब बात की बात है। इससे पहले कि मैं क्रिया शुरू करूं, ये तो खाली मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, इससे पहले कि मैं आपको क्रिया पढ़ाऊं, आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए धातु है, ठीक है। यहाँ पर हम क्रिया नहीं पढ़ ले, लेकिन क्रिया पढ़ने से पहले आपके लिए धातु पढ़ना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है कि आखिर धातु क्या होती हैं, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सिलेबस में दिया है, नहीं दिया है, तो क्या पेपर में आएगा या नहीं आएगा, हम ये सब चीजें देखते हैं। देखें धातु, सबसे पहली चीज यहां से, क्रिया का मूल अंश क्या कहलाता है, धातु। नंबर 1 फैक्ट जो पूछा जा सकता है, कभी डेफिनेशन के रूप में पूछे, क्रिया का मूल अंश क्या कहलाता है, क्रिया का मूल अंश क्या कहलाता है, क्रिया का मूल अंश क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। एक चीज आपको ये याद रखनी कि क्रिया का मूल अंश क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। एक मतलब परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न ये हो सकता है एज ए डेफिनेशन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, अब आप कहोगे सर धातु के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, कि हम कैसे समझें कि ये हाँ क्रिया का मूल अंश धातु है, तो ये कैसे समझें, ठीक है। पहले एग्जाम्पल, फिर उसको पहचानने का तरीका, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, पढ़, लिख, जा, खा, ठीक है, सो, रो, पी आदि, यानी ये सब के सब क्या है अपने आप में, इसके एग्जाम्पल है धातु के। आपसे क्या कहा, पेपर में पूछा गया क्रिया का मूल अंश क्या कहलाता है, आपने तुरंत होशियार बच्चों की तरह क्या कर दिया, धातु। आपसे एग्जाम्पल दिए, आपसे ऐसे दे दिया एग्जाम्पल, पढ़ना, लिखना, हंसना और रो, इनमें से कौन सा धातु है। अब आप बताइए, आपके 4 एग्जाम्पल दिए हैं एग्जाम में, एग्जामिनर ने, पढ़ना, लिखना और रो, इनमें से कौन सा धातु है, तुरंत आप बता दो कि रो। ये क्यों है, कैसे है, मैं अभी इस पे आऊंगा। तो बेसिकली क्रिया का मूल अंश क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, और इसके एग्जाम्पल मैंने लिखिए, इस टाइप की जो चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगी, इसके धातु कहलाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ गए होंगे, पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, इस टाइप की जो चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगे, अपने आप में धातु कहलाएंगी, जो कि क्रिया का क्या है, मूल अंश है। अब ये बेसिकली चीज क्या है, इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है धातु का, यानी धातु का जो अन्य नाम है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है क्रियामूल, ठीक है। तो लिखो धातु का अन्य नाम क्रियामूल भी है, क्रियामूल। तो आपने ये लिखना है कि धातु का अन्य नाम क्या है, क्रियामूल है। ये क्यों क्रियामूल कहलाता है, ये सोचने वाली बात है। ये इसीलिए क्रियामूल कहलाता है क्योंकि ये विभिन्न क्रियाओं के मूल रूप हैं, जो कि क्रियामूल कहलाता है, ठीक है। तो लिखो विभिन्न क्रियाओं के मूल रूप हैं, विभिन्न क्रियाओं के मूल रूप। क्रिया मतलब जिससे किसी कार्य के होने या करने या स्थिति का बोध होता है। तो विभिन्न क्रियाओं का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु, या अपने आप में क्रियामूल कहलाता है, ठीक है। यानी धातु का ही नाम क्रियामूल है क्योंकि ये विभिन्न क्रियाओं का मूल रूप है। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन, पहला पूछा गया क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया ये इसमें से कौन सी धातु है। आप धातु के एग्जाम्पल छांट लीजिए, क्रिया, बाकी क्रिया को हटा दीजिए, तो आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे कि क्या है, ठीक है। अब आती है धातु की पहचान। देखो धातु की पहचान लिखो, पहचान, ठीक है। क्या लिखोगे, धातु की पहचान। आखिर एग्जाम में कैसे आप धातु की पहचान कर सकते हैं कि कौन सी धातु है कौन सी नहीं है। देखो बहुत आसान है, जो मूल धातु है ना, ये जो मूल धातु है, ये मैंने धातु लगा रखा है ना, ये धातु लिखा है, इनमें अगर आप क्या करोगे, मूल धातु आज्ञार्थक रूप में तू के साथ प्रयुक्त करना है। अभी मैं आपको बताता हूं, पहले लिखो मूल धातु, पूरा लिखना, फिर समझाता हूं, ठीक है। मूल धातु आज्ञार्थक, आज्ञार्थक मतलब आज्ञा, ऑर्डर, ठीक है। मूल धातु आज्ञार्थक रूप में तू के साथ प्रयुक्त होगा। क्या लिखोगे, मूल धातु आज्ञार्थक रूप में, आज्ञार्थक रूप में तू के साथ प्रयुक्त लिखना है। क्या लिखोगे, तू के साथ प्रयुक्त। क्या लिखोगे, तू के साथ प्रयुक्त, तू के साथ, अभी बताता हूं इसको, ठीक है। तू के साथ प्रयुक्त,
तो ये आपके क्या हो जाएगी, इसकी पहचान हो जाएगी। तो आप कहोगे सर समझ नहीं आया इस सेंटेंस को, इसमें देखो एक इसको हाईलाइट करो, आज्ञार्थक को, एक तू को हाईलाइट करो, इन दोनों शब्दों को हाईलाइट करना है, फिर इसकी मैं पहचान बताता हूँ। ठीक है, देखिए वो आप जो मैंने नीचे लिखा है वो छोड़ दीजिए, अब इसको कैसे पहचानना है वो देखिए। मैंने क्या कहा, मूल धातु आज्ञार्थक रूप में तू के साथ प्रयुक्त, यानी आज्ञार्थक मतलब एक प्रकार का ऑर्डर, जहां आप लोग कहीं पे आज्ञा देते हैं वहां पर तू के साथ प्रयुक्त होगा। तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे, जैसे कैसे होगा, देखो ये अगर मैंने लिख दिया तू खा, क्या हो गया, ये देखो आज्ञार्थक रूप में तू के साथ प्रयुक्त, यानी एक प्रकार का आज्ञा दे रहे हैं आप, तू खा, तू पी, देख लीजिए सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर मिल रहा है। तू सो, तू जा, तू रो, ठीक है, इस प्रकार की चीजें देखिए आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। आपने तू के साथ प्रयोग किया तो ये साफ साफ लग रहा है कि आज्ञार्थक हो गया, यानी एक प्रकार की आज्ञा दे रहे हैं आपको, तू जा, तू खा, तू पी, तू सो, तू जा, तू रो, इस टाइप की जो चीजें होंगी तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये क्या हो रहा है। जैसे तू हंस, तू पढ़, ये देखिए ये क्या हो रहा, इस प्रकार की चीजें जहां पर आपको एक प्रकार की आज्ञा आप लोग दे रहे हैं। और कैसे आज्ञा दे रहे हैं, आपने ये कहा कि सर हमने जैसे तू शब्द लगाया वो एक प्रकार की आज्ञा, यानी मूल धातु, यानी जो मूल धातु थी पी, सो, जा, रो, खा, इसके साथ तू के साथ प्रयुक्त होगा तो आज्ञार्थक बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ जाएंगे, यानी अगर आपके पास कभी एग्जाम में आता है इनमें से कौन सी एक धातु है तो आप सीधे सीधे उसके आगे तू शब्द लगाना, तू लगा ही आपका अगर वो लगा कि हाँ आपने आज्ञा दे दी, यानी आज्ञार्थक आपका वो हो गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर आपने क्या कर दी, उसकी धातु की पहचान कर दी। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, धातु के कितने भेद होते हैं, तो धातु के बेसिकली बच्चों 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद। तो लिखो धातु के भेद, धातु के भेद। ठीक है, धातु के बेसिकली कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इन 5 के 5 का हम लोग क्या करेंगे, नाम नोट करेंगे और इसके एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, पहला जो भेद होता है उसको बोला जाता है सामान्य धातु, या इसको सरल धातु भी बोलते हैं। ठीक है, पहला लिखो सामान्य, ब्रैकेट में सरल लिख दो, एक ही बात है, सामान्य सरल धातु। ठीक है, दूसरा सामान्य सरल के बाद व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न मतलब जो उत्पन्न होता है, व्युत्पन्न धातु। ठीक है, तीसरा जो धातु होती है उसको बोला जाता है अपने आप में नाम धातु। क्या बोला जाएगा उसको, नाम धातु, नाम धातु। इसके बाद सम्मिश्रित धातु या सम्मिश्रण धातु भी इसको बोलते हैं, यानी सम्मिश्रित धातु भी लिख सकते हो उसको क्या लिख सकते हो, सम्मिश्रण धातु। ठीक है, सम्मिश्रित धातु लिखो, सम्मिश्रित धातु, सम्मिश्रित धातु या सम्मिश्रण धातु जो भी लिखते हो। ठीक है, सम्मिश्रित धातु अपने आप में हो गया। और इसके बाद जो अगला आता है वो आता है आपका अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, क्या लिखोगे, अनुकरणात्मक धातु, अनुकरण जिसको बोलते हैं, अनुकरणात्मक धातु। ये अपने आप में क्या हो गया, 5 धातु होते हैं, यानी धातु के भेद, पहला सामान्य सरल, व्युत्पन्न, नाम धातु, सम्मिश्रित धातु या सम्मिश्र धातु, सम्मिश्र कर दो, सम्मिश्रित मत करो, सम्मिश्र धातु कर दो। ठीक है, सम्मिश्र धातु। और उसके बाद जो 5वां आता है, कौन सा आता है, अनुकरणात्मक धातु। अब देखिए आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे इनके अंदर के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, यानी इनमें से कौन सी एक व्युत्पन्न धातु है, इनमें से कौन सा नाम धातु का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा सम्मिश्रित धातु का एग्जाम्पल है, और इनमें से कौन सा अनुकरणात्मक धातु का एग्जाम्पल है। मैंने पहले भी कहा है 20 नंबर की हिंदी है, इस हिंदी को ऐसी बना दो कि इसमें मार नहीं खानी है, समझ के पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब धातु के भेद के अंदर हम 5 के 5 धातु पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया सरल धातु। ठीक है, सरल धातु का ही एग्जाम्पल है सामान्य धातु, यानी मतलब इसी का दूसरा नाम है सामान्य ऑब्लिक सरल, जो भी लिखते हो आप लोग। ठीक है, सरल धातु, सामान्य ऑब्लिक सरल धातु पहला आता है आपका। ठीक है, ये क्या होता है सामान्य ऑब्लिक सरल धातु, जब मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ा जाता है। मैंने अभी आपको मूल धातु बताए थे ना, जब मैंने आपको तू शब्द लगाया था, तो लिखो मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनने वाली धातु, ना प्रत्यय लगाकर
तो क्या लिखा आपने, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनने वाली धातु को क्या कहते हैं, सामान्य या सरल धातु कहते हैं। अब देखिए मूल धातु आपको मैंने बता दिया, अभी बताया था क्या होते हैं, इसमें ना प्रत्यय लगाना है आपको। ना प्रत्यय का मतलब होता है, यानी प्रत्यय क्या होता है, जब कोई शब्द के पीछे लगाए जाते हैं तो प्रत्यय बनते हैं, और शब्द के आगे अगर कोई चीज लगती है तो उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो सीधी सीधी बात है, मूल धातु में ना प्रत्यय जब लगा लोगे तो सामान्य सरल धातु। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा, मूल धातु में अगर ना प्रत्यय लगाया जाता है तो कौन सी धातु बनते हैं, सम्मिश्रित धातु, सरल धातु, नाम धातु, या इस प्रकार का अनुकरणात्मक धातु, इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है ना प्रत्यय। ठीक है, तो अब आपको पता है मूल धातु के एग्जांपल अभी मैंने बताया था आपको, खा, सो, रो, पढ़। ठीक है, अब कैसे पहचान होती थी इनकी आप जानते हैं, तू खा, तू सो, तू रो, तू पढ़। जैसे ये लगाओगे आपको एक पता चल जाएगा कि आप किसी को आज्ञा दे रहे हो। तो इनके पीछे अगर आप ना लगा दोगे तो देखो, खाना, सोना, रोना, पढ़ना। ठीक है, ऐसे ही देखो, चल, चल से क्या बन जाएगा, चलना। ऐसे ही हंस, हंस से क्या बन जाएगा, हंसना आदि। तो क्या हो गया, सीधे सीधे देखो, मूल धातु में आपने ना प्रत्यय जोड़ दिया, ना प्रत्यय जोड़ते ही आपके जो शब्द बनते, जो धातु वो बनते हैं, वो क्या कहलाती है अपने आप में, सामान्य या सरल धातु का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, यानी मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से आपकी क्या बन जाते हैं, जो मतलब सामान्य या सरल धातु। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि परिभाषा। दूसरा, इनमें से कौन सी एक सरल धातु का एग्जाम्पल है, खोना, सोना, रोना, पढ़ना, चलना, हंसना, ये सब के सब क्या है, सरल धातु के एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन ऐसे यहां से पूछा जाता है। दूसरी जो धातु आती है बच्चों, उसका नाम है अपने आप में व्युत्पन्न धातु। क्या होती है, व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु, अब व्युत्पन्न का मतलब जो किसी चीज से उत्पन्न हुई हो, नाम से ही लग रही है। ठीक है, व्युत्पन्न धातु का मतलब जो किसी चीज से उत्पन्न हुई हो। अब व्युत्पन्न धातु कैसे समझोगे, देखो, व्युत्पन्न धातु मतलब जो किसी चीज से उत्पन्न हुई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी ये धातु कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुई। अब कहां से उत्पन्न हुई है, जो अभी मैंने आपको सरल धातु बताया था, अगर आपने सरल या सामान्य धातु, उस सामान्य धातु में कोई और प्रत्यय लगा दिया या किसी अन्य प्रकार से अगर जो धातु बनती है वो व्युत्पन्न धातु बनते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो, सरल धातु में, जो सरल या सामान्य बताया था, ठीक है, सरल धातु में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, लगाकर या किसी अन्य प्रकार से, या किसी अन्य प्रकार से जो धातु बनती है क्या कहलाते हैं, वो अपने आप में व्युत्पन्न धातु कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कैसे समझना है इसको। अब देखो, सरल धातु में यानी कहीं ना कहीं सरल धातु होगी, और पेपर में दूसरा क्वेश्चन इससे ये पूछा जा सकता है कि सरल धातु के साथ प्रत्यय लगा के कौन से धातु बनते हैं, और इसके बाद सरल धातु से क्या बनेगा, व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु तो बना देते हैं। देखो, सरल धातु के एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताए थे, आप सीधे सीधे बताइए कितने एग्जाम्पल, जैसे पीना, खाना, सोना, रोना, यही तो बताया था ना। देखो, जैसे मैंने पीना, खाना, सोना, रोना, यही तो बताया था ना। इसके साथ अगर आपने प्रत्यय लगा दिया, देखो, पीना से क्या हो सकता है, पिलाना, पिलवाना, खाना से क्या होता है, खिलाना, खिलवाना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पीना, पीना सरल धातु है ना, अभी बताया था, तो पिलाना, पिलवाना, कुछ भी लिख दो, पिलाना, पिलवाना। ठीक है, आदि और भी हो सकते हैं, खाना, खिलाना, खिलवाना, खिलाना, खिलवाना। ठीक है, इसके अलावा सोना, सुलाना, सुलवाना, और इसका रोना, रुलाना, रुलवाना। देखिए, इस टाइप के जब चीजें दिखेंगी आपको, यानी कहीं ना कहीं ये सरल धातु, इनमें इन सरल धातु से अगर प्रत्यय लगा के आपकी कोई दूसरी धातु बन जाती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न धातु बोला जाता है। बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहां से समझ जाना। आपको ये जो पिलाना, खिलाना है, उसको सुलाना, रुलाना है, यानी इसका जो व्युत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हो रही है किनसे, कहीं ना कहीं इनमें प्रत्यय लगा के या इसी प्रकार से। ठीक है, तो आप ये समझ जाना। देखो, आप सरल धातु तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। कैसे समझोगे, ना प्रत्यय लगा के। उसके बाद जो सेकंड वाली है व्युत्पन्न, वो कैसे बनती, इन जो सरल धातु हैं इनसे कौन सी बनती है, अपने आप में सरल धातु से व्युत्पन्न धातु बनती है। इससे आगे आप लोग देखिए कैसे करना है।
तो देखो इस प्रकार से आपको सरल धातु से व्युत्पन्न धातु बनाने हैं। अब देखो पेपर में क्या पूछा जा सकता है। आप एक तो सिंपल सा पहला वाला समझ गए, आपको पहला ना प्रत्यय लगा के बना दिया आपने, कौन सा सरल धातु। दूसरा अगर आपसे पूछता है सरल धातु तो इजीली छांट जाएंगे, मतलब पकड़ लेंगे। व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न धातु का मतलब सरल धातु से आपके क्या बनते हैं व्युत्पन्न धातु। पीना से पिलाना, पिलवाना, हंस से हंसाना, हंसवाना, खेल से खिलाना, खिलवाना, इस टाइप की जो चीजें हैं आप ऐसे ही इसको पकड़ लेंगे व्युत्पन्न धातु को, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा आता है बच्चों, कौन सा आता है तीसरा, सम्मिश्र धातु। यानी सम्मिश्र धातु के अंदर भी आपका जो है, इससे पहले एक मैंने लिखा रखा था वो है आपका नाम धातु। यानी नाम धातु या सम्मिश्र धातु, जो भी आप थर्ड में लिखते हो, कौन सा लिखा था, नाम धातु लिखा था मैंने, ठीक है, नाम धातु। अब इसकी जो है डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कहीं पता लगा डेफिनेशन पूछ के आपको वहां मतलब आपका बेहोश कर देते तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नाम धातु का मतलब है जब आप किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाकर कोई मतलब आप धातु बनाते हैं तब वो नाम धातु बन जाती है, ठीक है। परिभाषा याद रखनी है इसकी, तो क्या लिखोगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, विशेषण, ठीक है। अब आपको ये पढ़ा रखे मैंने, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, विशेषण क्या होता है, ठीक है। मैं प्रत्यय लगाकर कौन सी बनती है आपकी, नाम धातु बनती है। अब बताइए मुझे, अब देखो प्रायः मतलब जनरली, ठीक है, प्रायः आ प्रत्यय लगाकर, यानी आ मतलब पीछे से आ लगेगा, ठीक है। जनरली ये होगा, अब हमेशा ये होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रायः आ प्रत्यय लगाकर, प्रायः आ प्रत्यय लगाकर ये बनता है जनरली, ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या हुआ, समझ नहीं पाए। अब मैंने कहा कौवे का रंग कैसा होता है, आपने कहा सर काला होता है। मोहन सिंह खड़े होकर कह रहा है कि सर हमारे वहां तो सफेद होता है। तो सफेद हो सकता है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन प्रायः कौवे का रंग क्या होता है, काला होता है। वही है कि प्रायः आ प्रत्यय लगाकर बनेगा। अब हो सकता है कहीं दूसरा प्रत्यय लगा दिया जाए तो इसका मतलब कहीं अपवाद हो सकता है, लेकिन जनरली आपका आ प्रत्यय से ही वो बनता है। देखिए नाम धातु में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनेगा। अब कैसे होगा, जैसे आप मैंने कोई संज्ञा शब्द लिखा, ऐसे ही मैंने आपका संज्ञा के बाद क्या लिख दिया, सर्वनाम लिख दिया, या कोई मैंने विशेषण लिख दिया, ठीक है। इनसे देखो जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया है लालच, क्या लिख दिया मैंने, लालच। यानी अगर इसमें लालच है तो इससे प्रत्यय लगाना है, तो नाम धातु कैसे बनेगा, लालच से, ललचाना, क्या बनेगा, ललचाना, ललचाना। इसके पीछे देखो, इस ना के पीछे क्या बनना है, आ, यानी ना है ना, ना के पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है, ना कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय है ना, तो ये प्रायः आ प्रत्यय से बना है, ठीक है। इसी प्रकार से शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शर्म लिखा मैंने, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ये सब के सब क्या हो गया, आदि कर दो, ये सब के सब क्या हो गए एक प्रकार से नाम धातु। यानी ललचाना, शर्माना, हथियाना, बतियाना। अब आप कहोगे सर एक चीज बताइए, जो आपने अभी सरल धातु बताया था वहां भी तो खाना पीना ये आया था, ये खाना पीना वो तो जनरली धातु थे ना, धातु से अगर उसमें से जैसे खाना पहला वाला है, कंफ्यूज मत होना, उसमें ना हटा दो तो आपको खाली धातु बनेगी, खा पी सो रो इस टाइप का। लेकिन यहाँ तो ना हटाओगे तो कहाँ बनेगा, ललचा कहाँ बन रहा धातु, शर्मा कहाँ बन रहा धातु, हथिया कहाँ धातु बन रहा है, बतिया कहाँ धातु बन रहा है। तो इसको ऐसे कंफ्यूजन मत होना। और दूसरा यहाँ आ प्रत्यय लगा, देखो आ, ललचाना, शर्माना, आ, हथियाना, ठीक है, ना, आ और बतियाना, ये देखिए। इसी प्रकार से सर्वनाम, कोई सर्वनाम शब्द पकड़ लीजिए, जैसे आप भी एक सर्वनाम होता है ना, आप, इससे क्या बनेगा, जो नाम धातु बनेगी आपसे, इसका बनेगा अपनाना, क्या बनेगा, अपनाना, ठीक है, अपनाना। इसी प्रकार से जैसे आपका कोई विशेषण शब्द आप लोग पकड़ लीजिए, जैसे आपने विशेषण पकड़ा गर्म, कोई चीज गर्म है यानी गर्म से गर्माना, गर्माना बहुत आसान है, ठीक है, गर्म से गर्माना हो गया। इसका मतलब दूसरा दोहरा से दोहराना, चिकना से चिकनाना, जैसे चिकना होता है ना, इसका होता है चिकनाना, ठीक है, चिकनाना।
ये इस प्रकार से जो चीजें होंगी ये अपने आप में क्या होगी, विशेषण से बनने वाले। तो सिंपल सी बात है, आपका जो नाम धातु है, नाम धातु के पीछे आपने क्या लगाना है, जैसे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। पहला क्वेश्चन यहाँ से, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है कौन सा धातु बनता है, नाम धातु बनती है। दूसरा, नाम धातु में प्राय कौन सा प्रत्यय लगता है, आ प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद जो चौथा आता है वो आता है सम्मिश्र धातु। कौन सा आता है, सम्मिश्र धातु। ठीक है, क्या आता है उसके अंदर, सम्मिश्र धातु, सम्मिश्र धातु आता है। ठीक है, 4th नंबर का बहुत आसान है। सम्मिश्र धातु भी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये पता है बच्चों, आप लोग बहुत कैपेबल हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में स्टार्टिंग में, और एक बार आप पूरी क्लास समझ जाते हैं तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। आपके अंदर एक बहुत बढ़िया खूबी है, आपके अंदर की खूबी ये है कि आप लोग समझाने से समझते हैं, और जो भी छात्र समझाने से समझता है सफलता उसी को मिलती है। ऐसा आप नहीं है कि कोई पढ़ाए आप नहीं समझ सकते। मैं आपकी मजबूरियों को समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपको उस टाइप की एजुकेशन नहीं मिल पाई है, या जिस टाइप की आप लोगों को दरकरार थी आज तक, तो हो सकता है कि आपकी सफलता डिले हो जाए या डिले हुई हो, बट ऐसा नहीं है कि आपकी सक्सेस को कोई भी रोक सकता है। ठीक है, बिल्कुल धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, देखते हैं कैसे चयन नहीं होता, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको सफल होने से रोक सकती है। ठीक है, तो सम्मिश्र धातु क्या होती है ये हमने अगला देखना है। तो इसमें भी बहुत आसान है, देखो संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण के बाद करना या होना क्रिया पर लगा देना। यानी आपको मैं बताता हूं, देखो संज्ञा प्लस विशेषण, ये दो तो आपको पता है, लेकिन आपको क्रिया विशेषण पता नहीं, तो अभी इसको ऐसे ही याद कर लेना। मैं आपको बता दूंगा, जब मैं क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, क्रिया विशेषण के साथ दो प्रत्यय लगते हैं बच्चों। इसमें एक तो क्या लगता है अपने आप में, करना, दूसरा होना। तो क्या लिखोगे, के साथ करना या होना, क्रियापद लगाकर जो क्या बनता है आपका धातु बनती है, वो क्या कहलाती है, सम्मिश्र धातु। यानी आपको पता चल जाएगा कि संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण शब्द है तो उसके साथ दो शब्द लगाने, आपको करना को हाईलाइट कर दो और होना को हाईलाइट कर दो। इससे जो क्रियापद बनता है आपका, यानी इससे जो धातु बनती है वो सम्मिश्र धातु कहलाते हैं। आपको ये डेफिनेशन अगर ध्यान में नहीं रहे तो करना या होना शब्द ध्यान में रहना चाहिए, इससे आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ जाओगे। जैसे मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल लिखिए, मैंने एक शब्द यहाँ पे क्या लिख दिया, काम लिख दिया। ठीक है, बहुत आसानी से क्या लिखा, काम। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा काम, इससे क्या बना दिया, देखो काम लिखा ना, क्या लिखा, करना, यानी काम करना। अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिया हो तो ये कौन सा होगा, सम्मिश्रण धातु। या काम होना, देखिए ये करना या होना लगाने से, काम होना अगर कभी आपको पूछे कि काम होना में कौन सा धातु है, तो सम्मिश्र धातु आप लोग उसको तुरंत बता दोगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका क्या हो सकता है, उत्तम, या क्या कहता है, उत्तम। ठीक है, उत्तम, तो इसमें क्या होगा, जैसे उत्तम होना, ये क्या हो गया अपने आप में, ये कौन सा धातु है, सम्मिश्र धातु। तो बहुत आसान है, परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं। अब देखिए, जनरली इसमें करना या होना ही लगा रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ अन्य ऐसे भी सहायक क्रियापद होते हैं, यानी कुछ अन्य सहायक क्रियापद होंगे जिससे हम क्या बना सकते हैं, सम्मिश्र धातु बना सकते हैं। तो नीचे नोट करके लिखो कुछ अन्य सहायक क्रियापद, कुछ अन्य सहायक क्रियापद जिनसे सम्मिश्र धातु बन सकती है, सम्मिश्र धातु बनती है। ठीक है, जिनसे सम्मिश्र धातु बनती है। ठीक है, तो जैसे क्या क्या लिख दिया मैंने, कुछ अन्य क्रियापद लिख दिए। एग्जाम्पल आपको लिखना है, जैसे खाना, देना, आना, जाना, इस टाइप का लिख दो। ठीक है, यानी खाना, देना, आना, जाना, खाना, देना, आना, जाना, और इसके अलावा मरना। ठीक है, इस टाइप की। जैसे खाना में क्या लगाओगे, कोई क्रियापद खाना, जैसे मार खाना, हवा खाना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी क्या लिख दोगे आप, मार खाना बन गया, नहीं हवा खाना, ये हवा खाना। जैसे देना क्या लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल लिख दिए, दर्शन देना। ठीक है, जैसे आना के अंदर कोई भी सेंटेंस लिख दो, जैसे काम आना। जाना के अंदर लिखो भाग जाना, खा जाना। ठीक है, जैसे आना में काम आना,
जाना में जैसे भाग जाना, और इसी के अलावा मरना, मरना में भी लिख दो, जैसे मरना नहीं मारना लिखो, ठीक है। जैसे चक्कर मारना, मारना लिखना, मारना, मरना मत करना, मारना करना इसको, ठीक है। जैसे चक्कर मारना, मारना, चक्कर मारना आदि, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्या बनते हैं सम्मिश्र धातु। तो बहुत आसान है। पहला मैंने आपको कौन सा बताया था, आपको ध्यान है, सरल, उसमें ना लगा दिया। फिर मैंने आपको दूसरा बताया था, वो बहुत है संयुक्त वाला, जिसमें मैंने व्युत्पन्न बताया था, वो पहले वाले से उत्पन्न होता है। नाम धातु मैंने आपको बताया सम्मिश्र धातु। इसके अलावा अंतिम लिखो अनुकरणात्मक धातु। अंतिम आता है आपका पांचवा, फिफ्थ जो है धातु, वो अपने आप में कौन सा, अनुकरणात्मक धातु, ठीक है। बहुत आसान है, देखो अनुकरणात्मक धातु। देखिए अनुकरणात्मक धातु भी बहुत आसान है। जो ध्वनियां होती है ना, ध्वनि, आप लोगों ने कोई ध्वनि सुनी होगी, जैसे टक टक है, भिन्न भिन्न है, यानी जो साउंड है, ठीक है, वो ध्वनियां होती हैं, यानी जो साउंड होती है, उनसे जो धातुएं मिलती हैं वो क्या करते हैं, अनुकरणात्मक धातु। यानी इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है पेपर में। तो ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई गई धातुएं लिखो, ठीक है, जो साउंड के बेस पे बनाई जाती है, यानी ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई गई धातुएं, ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई गई धातुएं, यानी जो साउंड से बनती है, ठीक है, बनाई गई धातुएं, धातुएं। बहुत आसानी से इसको आप लोग पकड़ लोगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको लिख दिया भिन्न भिन्न, यानी भिन्न भिन्नाहट होती है ना, एक आवाज आ रही है, भिन्न भिन्न कहते हैं। तो इसका क्या बन सकता है, भिन्न भिन्नाहट, मतलब भिन्न भिन्न क्या हो सकता है, भिन्न भिनाना या भिन्न भिन्नाहट, ठीक है, भिन्न भिनाना, ये एक साउंड बन गया। भिन्न भिनाना क्या हो गया, अपने आप में अनुकरणात्मक ध्वनि होगी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे एक टन हो गया, यानी टनटनाना, टन एक साउंड है, तो टनटनाना, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग क्या हो सकता है, जैसे खटखट हो सकता है, यानी खटखटाना, क्या हो सकता है, खटखट की आवाज आ रही कहते हो ना, खटखट, इसका क्या हो सकता है, खटखटाना। और अंतिम जैसे एक और लिख लो, हिन हिन, हिन हिनाना, हिन हिन किसका होता है, घोड़े का होता है शायद ना, हिन हिन, हिन हिनाना, हिन हिन का क्या हो सकता है, हिन हिनाना हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ध्वनियों की साउंड से, इनके साउंड, ये ध्वनियां हैं, ये सब साउंड होते हैं, जैसे भिन्न भिन्न की आवाज आदि, टन टन की आवाज, खंड खंड की आवाज आदि, खट खट की या हिन हिन की आदि। तो इनसे जो धातुएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं, ठीक है। ये था आपका धातु वाला चैप्टर। अब बेसिकली इससे जो पूरी क्लास पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि सर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। देखिए धातुओं के प्रकार पूछ सकता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, ठीक है, इनमें से कौन सी एक धातु है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी एक सरल धातु का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सी एक नाम धातु का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा एक अनुकरणात्मक धातु का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा एक सम्मिश्रण धातु का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न धातु का एग्जाम्पल है। ध्वनियों के मतलब अनुकरण से बनाई गई धातुएं क्या कहलाती हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय लगाकर कौन सी धातुएं बनती हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ, मतलब जो दो मैंने अपने आप को प्रत्यय बता रखे थे, क्रियापद बता रखे थे, उसके साथ जो ध्वनियां बनती हैं वो कौन सी, मतलब उन धातु बनती कौन सी धातु कहलाती हैं। इस प्रकार से आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। जैसे ही आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्लास में हम क्रिया वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। यानी हिंदी को भले ही हम अब एक नहीं, अब 2 क्लासेस में संभवतः हिंदी के दूंगा आपको वीक में, और 1 क्लास गहन अध्ययन की, 2 या 3 क्लास में जीएस डीप स्टडी की दूंगा, मतलब जीएस की 1 डे एग्जाम बेस्ड दूंगा, और 1 क्लास में उत्तराखंड की दूंगा अब यहाँ से, ठीक है आप लोगों को। तो होपफुली आपकी क्लास समझ आई होगी। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।